दोस्तों आज मैं आपको जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो रिसेंटली 2022 में आई है एंड इस मूवी का नाम है सेलर। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बड़ा सा घर दिखाया जाता है जिसमें एक नई फैमिली रहने आई होती है। इस फैमिली में टोटल 4 मेंबर्स हैं, क्यारा, उसका हस्बैंड ब्रायन एंड उसके दोनों बच्चे एली और स्टीवन। घर काफी बड़ा और सुंदर होता है जिस वजह से पूरी फैमिली को घर बहुत पसंद आता है। ब्रायन अपने बेटे स्टीवन को उसका रूम दिखाने लगता है। अपना रूम देखकर स्टीवन बहुत खुश होता है। वो लोग घर में अपना सामान सेटअप कर रहे थे, तभी एली की नजर एक बंद दरवाजे पर जाती है और वो अपने डैड से पूछती है कि वो क्या है। ब्रायन कहता है कि वो बेसमेंट में जाने का रास्ता है, वहाँ हम पुरानी और फालतू चीजों को रख सकते हैं। जब वो बेसमेंट का दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ बहुत अंधेरा होता है एंड वहाँ लाइट भी नहीं होती, लेकिन पूरे घर का मेन स्विच बोर्ड वहीं होता है। इफ घर में लाइट चली जाती है तो उन्हें बेसमेंट में आकर ही लाइट को रिवाइव करना होगा। अब इसी तरह से सब बातें करते हुए बाहर चले जाते हैं, बट एली के बाहर आने से पहले ही दरवाजा बंद हो जाता है। एली घबरा जाती है और डरी हुई अंदर से आवाज लगाती है, डैड जल्दी से दरवाजा खोलिए। ब्रायन कहता है कि दरवाजा हमने बंद नहीं किया है, लगता है शायद ये खुद ही बंद हो गया। डरो मत, मैं दरवाजा खोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वो दरवाजा नहीं खोल पाता। तभी बेसमेंट से कोई आवाज आती है और एली को पता चल रहा था कि कोई बेसमेंट की सीढ़ियों से ऊपर आ रहा है। वो घबराकर कहती है कि जल्दी दरवाजा खोलो। तभी ब्रायन को दरवाजे पर लटकी हुई चाबी दिखती है जिसकी मदद से वो दरवाजा खोल देता है और एली बाहर आ जाती है। नए घर में आकर एली काफी उदास होती है क्योंकि उसके पेरेंट्स हमेशा अपने काम में बिजी रहते हैं और उनके साथ वक्त नहीं बिताते। तभी क्यारा एली से कहती है कि मेरी और तुम्हारे डैड की एक जरूरी मीटिंग है, इसलिए तुम स्टीवन को खाना खिलाकर उसे सुला देना और तुम भी दरवाजा बंद करके सो जाना, हमें रात में वापस आते हुए देर हो जाएगी। एली अपने पेरेंट्स का ये बर्ताव देखकर बहुत दुखी होती है। अब इस नए और बड़े घर में इनके पेरेंट्स अपने दोनों बच्चों को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। अब रात हो जाती है और यहाँ एली अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके कहती है कि उसके पेरेंट्स हमेशा ही अपने काम को इम्पोर्टेंस देते हैं। उनके साथ रहने के बाद भी मैं उन्हें मिस करती हूँ और मैं तुम्हें भी बहुत मिस कर रही हूँ। उनके साथ रहने से अच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ आकर रहूँ। जब एली अपने फोन पर बात कर रही थी तो उसके पीछे का दरवाजा अपने आप खुलने लगता है और तभी अचानक से एली को कोई डरा देता है, लेकिन वो और कोई नहीं उसका छोटा भाई स्टीवन होता है जिसने एक मास्क पहना होता है। देन हमें क्यारा और ब्रायन की कंपनी दिखाई जाती है जहाँ दोनों काम करते हैं। तभी क्यारा को एली की कॉल आती है और वो अकेले में उससे बात करने जाती है। एली अपनी मॉम से कहती है कि स्टीवन सोने का नाम ही नहीं ले रहा और वो वीडियो गेम खेलकर उसे भी सोने नहीं दे रहा। ये सुनकर क्यारा स्टीवन को फोन पर ही डांटती है और उसे कहती है कि अगर तुम कुछ ही देर में सोने नहीं गए तो मैं 1 हफ्ते के लिए तुम्हारी वीडियो गेम्स बंद कर दूंगी। अब जल्दी से गेम बंद करके सो जाओ। स्टीवन मान जाता है एंड फोन काट देता है। एली स्टीवन से पूछती है कि तुम्हें वो मास्क कहाँ से मिला, जिस पर स्टीवन उसे एक कमरे में ले जाता है जो कि बहुत ही बुरी हालत में होता है, जहाँ दोनों एक सिंबल देखते हैं। स्टीवन एली से कहता है कि उसके क्लासमेट्स ने बताया था कि इस घर में एक विच यानी कि एक चुड़ैल रहती थी जिसने डेविल के साथ एग्रीमेंट किया था। एली उससे कहती है कि तुम इन सब बातों पर यकीन मत करा करो, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर दोनों वहाँ से एक पुराना ग्रामोफोन उठाकर उसे प्ले करते हैं, लेकिन उसमें से कोई गाने की आवाज नहीं बल्कि एक प्रोफेसर बात कर रहा था, जिसमें पहले तो वो कोई फॉर्मूला बताता है जिसके बाद वो 1 2 3 करके काउंटिंग करना शुरू करता है। तभी घर की लाइट्स ब्लिंक होने लगती हैं। इसके बाद एली ग्रामोफोन बंद कर देती है और स्टीवन से कहती है कि जाओ जाकर सो जाओ। अब यहाँ एली देर रात तक बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी अचानक बेसमेंट से तेज हवा आती है और लाइट्स ब्लिंक होने लगती हैं। एट द एंड सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। एली घबराई हुई क्यारा को कॉल करके कहती है कि मॉम पूरे घर का करंट चला गया है, अब मैं क्या करूं। क्यारा कहती है कि एली बेसमेंट में स्विच बोर्ड रखा है, तुम वहां से पूरे घर का करंट रिस्टोर कर सकती हो। एली गुस्से में अपनी मॉम से कहती है कि मैं वहां अकेली नहीं जाऊंगी, मुझे वहां जाने से डर लगता है। क्यारा कहती है कि एली अगर स्टीवन जाग गया तो उसे संभालना और भी मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए मेरी बात मानो, तुम बेसमेंट में जाओ, मैं फोन पर तुम्हारे साथ ही रहूंगी, डरने की कोई बात नहीं है। एली मान जाती है, जिसके बाद वो उस बेसमेंट के दरवाजे के पास आती है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो नीचे बेसमेंट में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। क्यारा उससे कहती है कि बेटा तुम एक एक स्टेप करके नीचे उतरने की कोशिश करो, तुम्हारा डर अपने आप खत्म हो जाएगा। एली उसी तरह एक एक स्टेप काउंट करके नीचे उतरना शुरू करती है। एली बहुत ज्यादा डरी हुई थी और डर के कारण उसे रोना आ रहा था। 9वें स्टेप पर वो किसी चीज को देखकर घबरा जाती है, बट अपनी आंखें बंद करके वो 10वें स्टेप पर आखिरकार पहुंच ही जाती है। अब क्यारा रिलैक्स होकर एली से कहती है कि शुक्र है तुम फाइनली नीचे पहुंच गई, अब जल्दी से उस स्विच बोर्ड के पास जाओ। लेकिन एली स्टिल 11 12 13 करके काउंट कर रही होती है। अब ये सुनकर क्यारा यहाँ पर शॉक्ड हो जाती है कि उस बेसमेंट में तो सिर्फ 10 ही सीढ़ियां हैं, एली उससे आगे क्यों गिन रही है। घबराई हुई क्यारा जल्दी से ब्रायन के साथ घर आ रही होती है और क्यारा अभी भी एली के साथ फोन पर ही होती है। एली लगातार 27 28 29 30 काउंट करके नीचे उतर रही होती है। क्यारा और ब्रायन जल्दी से घर पहुंचते हैं और बेसमेंट में जाकर देखते हैं, लेकिन वहाँ एली नहीं होती। दोनों एली को पूरे घर में बहुत ढूंढते हैं पर उन्हें वो कहीं नहीं मिलती, जिसके बाद वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं एंड इसी बीच उसे घर के बाहर चारों ओर ढूंढते हैं। अगले दिन सुबह वो एली को पास के जंगल में ढूंढते हैं, लेकिन वहाँ भी एली नहीं मिलती।
क्यारा और ब्रायन बहुत दुखी होते हैं और क्यारा रोने लगती है। ब्रायन क्यारा से कहता है कि शायद एली को हमारे साथ रहना पसंद नहीं था और इसीलिए वो घर छोड़कर चली गई। क्यारा कहती है कि ऐसा नहीं है, क्या तुमने उसकी बात नहीं सुनी थी? वो 24-25 करके काउंट करती जा रही थी। इस सब में जरूर कोई ना कोई राज छुपा है। अब कुछ दिन बाद क्यारा हर जगह एली के मिसिंग होने के पोस्टर्स लगा रही थी। वो हर वक्त एली की वजह से परेशान रहती है, इसीलिए वो आज स्टीवन को स्कूल से पिक करना भी भूल जाती है। काफी देर बाद वो स्कूल पहुंचकर स्टीवन को पिक करती है और उसे सॉरी कहती है, जिसके बाद वो सीधा पुलिस स्टेशन जाती है, जहां पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि उन्होंने एली को ढूंढने के लिए बस स्टेशन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और कई जगहों की सीसीटीवी फुटेज चेक की है, लेकिन अभी तक उन्हें एली के बारे में कुछ पता नहीं चला। क्यारा पुलिस ऑफिसर से कहती है कि सर, मेरी बेटी कहीं नहीं गई है, बल्कि अगर आप बाहर तलाश करने से अच्छा मेरे घर में तलाश करेंगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा। मुझे लगता है कि बेसमेंट में ही उसके साथ कुछ हुआ है। ऑफिसर कहता है कि अगर आप चाहती हैं तो हम जरूर चेक करेंगे। क्यारा कहती है कि अगर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट आकर चेक करे तो बेहतर होगा। ऑफिसर कहता है कि मैम, ये सिर्फ एक मिसिंग केस है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट सिर्फ क्रिमिनल केस हैंडल करता है। जिसके बाद क्यारा फैसला करती है कि उसे ही बेसमेंट का रहस्य सुलझाना होगा। क्यारा और स्टीवन वापस घर आ जाते हैं। घर के नेम प्लेट पर लिखा हुआ नाम क्यारा इंटरनेट पर सर्च करती है। दूसरी तरफ स्टीवन बेसमेंट के दरवाजे पर बॉल मारकर खेल रहा होता है। इंटरनेट पर उसी आदमी से जुड़ी हुई सुपरनेचुरल बातें पढ़कर क्यारा टोटली कंफ्यूज हो जाती है। क्यारा स्टीवन को बुलाकर पूछती है कि बेटा, उस रात एली कुछ अजीब बर्ताव कर रही थी या फिर तुमने उससे कोई बात छुपाई थी? तो स्टीवन कहता है कि नहीं मॉम, उस रात हम सोने से पहले ग्रामोफोन से खेल रहे थे। जिसके बाद क्यारा स्टीवन को भेज देती है। क्यारा एली के सोशल मीडिया अकाउंट को चेक करती है, जहां वो उसकी एक फीड देखती है जिसमें उसने अपने पाँव पे टैटू बनाया होता है। एंड कैप्शन में उसने लिखा होता है कि अगर उसकी मॉम को इस टैटू के बारे में पता चल गया तो वो उसे नहीं छोड़ेंगी। अब लाइट के साथ क्यारा बेसमेंट में आ जाती है। वो स्टेप्स को देखती है, उन पर 1 2 3 करके नंबरिंग लिखी होती है। क्यारा काउंट करती हुई नीचे उतरती है और 10वीं सीढ़ी के बाद उसे एक फॉर्मूला लिखा हुआ दिखता है। क्यारा अपनी यूवी लाइट को चारों तरफ घुमाकर देखती है तो उसे बेसमेंट की दीवार पर स्कल यानी कि खोपड़ियों के निशान दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर लग रहा था कि उन्हें खून से बनाया गया है। जिन्हें देखकर क्यारा चिल्लाने लगती है। कुछ ही देर बाद फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले आकर सैंपल कलेक्ट करते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। पुलिस ऑफिसर क्यारा और ब्रायन को बताते हैं कि नीचे जो आपने देखा वो खून नहीं बल्कि सिर्फ एक नॉर्मल पेंट है। मैंने सुना है कि ये घर 1950 में बना था। क्या आप इस घर का इतिहास जानते हैं? ब्रायन कहता है कि वो सब तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये घर सस्ते में मिल रहा था तो हमने खरीद लिया। ऑफिसर उनसे कहता है कि आपकी मर्जी के मुताबिक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भी चेकआउट कर चुका है, लेकिन अभी भी मुझे कोई क्लू नहीं मिला, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं आपकी बेटी को जरूर ढूंढ लूंगा। और ये कहकर वो चला जाता है। रात में क्यारा जब सो रही होती है तो स्टीवन आकर उसे जगाकर कहता है कि मॉम, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या मैं आपके साथ सो सकता हूँ? जिसके बाद क्यारा उसे अपने साथ सुला लेती है। क्यारा हर वक्त एली के बारे में ही सोचती रहती है। तभी अचानक उसे एली की काउंटिंग की आवाज सुनाई देती है। 1 2 3 करके काउंटिंग चल रही होती है। आवाज को फॉलो करते हुए क्यारा बेसमेंट के पास पहुंचती है। क्यारा सीढ़ियों की तरफ देख रही होती है, तभी उसे सीढ़ियों से किसी की आवाज सुनाई देती है। क्यारा लाइट ऑन करती है, जिसके बाद वो धीरे धीरे नीचे उतरती है, जहाँ उसे सीढ़ियों पर फिर से वही फॉर्मूला नजर आता है। अगले दिन क्यारा किसी चीज को देख रही होती है। ब्रायन उसे कहता है कि तुम क्या देख रही हो, लगता है कि तुम पूरी रात सोई नहीं। क्यारा ब्रायन से कहती है कि तुमने नोटिस किया कि हर दरवाजे पर एक सिंबल है एंड हर सिंबल बिल्कुल डिफरेंट है, जरूर इनका कोई मतलब होगा। क्यारा पूछती है कि क्या तुम इन सिंबल्स के बारे में जानते हो, लेकिन ब्रायन को इस बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। क्यारा ब्रायन को वही फॉर्मूला दिखाती है जो कि 10वीं सीढ़ी के बाद लिखा हुआ है। ब्रायन उस फॉर्मूले के बारे में कुछ नहीं जानता था। क्यारा को इस तरह परेशान देख वो क्यारा से कहता है कि हम एली को जरूर ढूंढ लेंगे। जिसके बाद वो क्यारा से कहता है कि मैं ऑफिस जाकर वहाँ का काम देखता हूँ, तुम कुछ देर बाद आराम करके आ जाना। लेकिन क्यारा का एक ही टारगेट था, अपनी बेटी एली को ढूंढना। इसीलिए वो घर के पिछले ओनर को कॉल करती है और उससे घर के फर्स्ट ओनर के बारे में पूछती है, लेकिन वो आदमी फर्स्ट ओनर के बारे में कुछ नहीं जानता था। अब इसके बाद क्यारा हर दरवाजे पर बने सिंबल की फोटो खींचती है और अपने एक स्टाफ को मेल कर देती है और उसे कहती है कि पता लगाने की कोशिश करो कि ये सिंबल एक लैंग्वेज है या फिर इसका कुछ और मतलब है। अगर तुम इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकती हो तो प्लीज मेरी हेल्प करो। वो क्यारा से कहती है कि मैं कोशिश करूंगी। जिसके बाद क्यारा अपनी मीटिंग में आ जाती है। कुछ देर बाद मीटिंग के बीच से ही उठकर क्यारा उस लड़की के पास आती है जिसे उसने सिंबल्स के बारे में पता लगाने को कहा था। वो लड़की क्यारा को बताती है कि वो सारे सिंबल्स हिब्रू लैंग्वेज के हैं। उन्हें अलग अलग पढ़ने पर उनका कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन उन्हें एक साथ जोड़ने पर वो ज्यूइश मिथोलॉजी के क्रिएचर को दर्शाते हैं। उसकी बातों को सुनकर क्यारा घर आकर इंटरनेट पर सर्च करने लगती है। जिसके बाद क्यारा ग्रामोफोन को देखने लगती है। दूसरी तरफ स्टीवन वीडियो गेम खेल रहा होता है। तभी अचानक उस कमरे का दरवाजा खुलने लगता है। वहीं जैसे ही क्यारा ग्रामोफोन चलाती है तो उसी प्रोफेसर की आवाज आने लगती है, जिसमें वो वही फॉर्मूला बोलने लगता है और 1 2 3 करके काउंटिंग भी शुरू हो जाती है। काउंटिंग के चलते चलते स्टीवन भी काउंटिंग करता करता उस कमरे की तरफ जाता है, लेकिन क्यारा उसकी आवाज सुन लेती है। क्यारा उसके पास जाकर उससे पूछती है कि बेटा ये तुम क्या कर रहे थे। वो उससे पूछती है कि क्या तुम अभी अभी 1 2 3 करके काउंटिंग कर रहे थे। स्टीवन कहता है कि नहीं मॉम, एक्चुअली मुझे याद नहीं कि मैं क्या कर रहा था। ये कहकर वो वापस अपनी वीडियो गेम खेलने चला जाता है। अब यहाँ क्यारा पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है और घर के मेन हॉल में वो इस घर के फर्स्ट ओनर की फोटो देखती है, जिसका नाम जॉन फेदरसन था। देखने में वो काफी अजीब इंसान लग रहा था। रात में क्यारा जॉन के बारे में सर्च कर रही होती है। एक्चुअल में जॉन, उसकी वाइफ और उसके बच्चे इस घर में रहते थे।
तो एक दिन जॉन की बेटी को छोड़कर उसका पूरा परिवार गायब हो गया। काफी तलाश करने पर भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। ये सब पढ़ते पढ़ते अचानक से पूरे घर का करंट चला जाता है। अंधेरे में स्टीवन अकेला डर रहा होगा ये सोचकर क्यारा उसके पास जाती है। तभी क्यारा को स्टीवन की आवाज सुनाई देती है और उसकी आवाज बेसमेंट के दरवाजे के उस तरफ से आ रही थी। क्यारा कहती है कि स्टीवन तुम वहाँ कैसे चले गए। स्टीवन कहता है कि मॉम मुझे कुछ याद नहीं कि मैं यहाँ कैसे आ गया, प्लीज जल्दी से दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलने के लिए क्यारा चाबी ढूंढने लगती है पर उसे चाबी कहीं नहीं मिलती। क्यारा स्टीवन से पूछती है कि बेटा क्या चाबी तुम्हारे पास है, तो स्टीवन कुछ जवाब नहीं देता। क्यारा दरवाजे के की होल से उस तरफ देखती है तो क्यारा को एक डरावनी सी आंख दिखती है। क्यारा बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी स्टीवन उसके पीछे खड़ा होता है। क्यारा पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए। स्टीवन कहता है कि मॉम मैं अपने प्ले रूम में ही सो गया था और अभी उठकर आ रहा हूँ। तभी धीरे से बेसमेंट का दरवाजा खुलने लगता है और उसी वक्त घर का करंट भी वापस आ जाता है। क्यारा बेसमेंट के अंदर जाकर देखती है कि दरवाजा अपने आप कैसे खुला, पर तभी एकदम से दरवाजा बंद हो जाता है। स्टीवन बाहर से दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। अंदर क्यारा अपने फोन की लाइट जगाकर बेसमेंट की सीढ़ियों को देख रही होती है। तभी उसका फोन हाथ से फिसलकर नीचे गिर जाता है और 10वीं सीढ़ी के बाद भी वो लुढ़कता ही जा रहा था। इस आवाज को सुनकर क्यारा पूरी तरह से शॉक्ड रह जाती है और उसके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। घबराकर वो स्टीवन से कहती है कि स्टीवन तुम कहाँ हो, जल्दी से दरवाजा खोलो। बाहर से स्टीवन कहता है कि मॉम मेरा हाथ चाबी तक नहीं पहुंच रहा, मैं अभी चेयर लेकर चाबी उतारता हूँ। क्यारा को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके मुंह पर कोई गर्म हवा छोड़ रहा हो। तभी सही वक्त पर ब्रायन वहाँ आ जाता है और चाबी उतार कर दरवाजा खोल देता है और वो बचकर बाहर आ जाती है। अब ब्रायन और क्यारा अपने रूम में होते हैं। कंफ्यूजन से भरा ब्रायन क्यारा से पूछता है कि आखिर बेसमेंट में हुआ क्या था। क्यारा बताती है कि मैं गलती से बेसमेंट में फंस गई थी और मुझे अपने साथ किसी और की आवाज भी सुनाई दे रही थी। मुझे लगता है कि मेरे साथ वहाँ कोई और भी था और मेरा फोन भी मेरे हाथ से स्लिप होकर नीचे गिर गया था। ब्रायन कहता है कि एली के खो जाने के बाद से ही तुम अजीब बातें करने लगी हो और बहुत ज्यादा इमेजिन भी करने लगी हो। क्यारा गुस्से में आ जाती है। वो ब्रायन को बताती है कि उसने इस घर के रियल ओनर जॉन के बारे में सर्च किया है। वो कहती है कि मैंने पता किया है कि उसकी बेटी को छोड़कर उसके घर के सारे फैमिली मेंबर्स गायब हो गए थे, बिल्कुल हमारी एली की तरह। इसमें जरूर कोई बड़ा रहस्य छुपा है, हमें इसके बारे में पता लगाना होगा। ब्रायन कहता है कि ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है। वो कहता है कि तुम्हारा फोन बेसमेंट में गिर गया था ना, मैं उसे लेकर आता हूँ। जब वो बेसमेंट में जाता है तो वहाँ कोई फोन नहीं होता, लेकिन वहाँ पर किसी के बाल पड़े होते हैं। ब्रायन उन बालों को देख रहा होता है। तभी ब्रायन को ऐसा लगता है कि जैसे उसके पीछे से कोई गुजरा हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अगले सीन में क्यारा जॉन के बारे में पता लगाने एक डॉक्टर फॉर्नेट नाम के आदमी से मिलने जाती है। डॉक्टर फॉर्नेट जॉन के डिपार्टमेंट में काम करता था। क्यारा उसे वो फॉर्मूला दिखाती है और उसे बताती है कि ये जॉन के घर के बेसमेंट में लिखा हुआ था, क्या तुम इसका मतलब बता सकते हो। डॉक्टर फॉर्नेट कहता है कि इतनी सी बात, अभी पता चल जाएगा। जिसके बाद डॉक्टर फॉर्नेट एक शीट पर स्केल से लाइंस लगाने लगता है। अब यहाँ जो डॉक्टर फॉर्नेट है वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक बहुत ही एक्सपर्ट आदमी है एंड उसने क्वांटम स्टार्स के बारे में काफी रिसर्च भी की होती है। क्यारा डॉक्टर फॉर्नेट से जॉन के बारे में पूछती है। वो कहता है कि वो उन्हें अच्छी तरह से जानता है, किसी टाइम वो यहाँ काम किया करते थे और उन्हें उनकी कैट इन द बॉक्स थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। देन वो कैट इन द बॉक्स थ्योरी के बारे में क्यारा को समझाने लगते हैं। वो कहता है कि ये एक क्वांटम थ्योरी है जिसमें अगर एक कैट को बॉक्स के अंदर रखा जाए तो दोबारा बॉक्स खोलने पर ही पता चलेगा कि कैट जिंदा है या मर गई। मतलब ये है कि जब तक बॉक्स बंद है तब तक दो पॉसिबिलिटीज है, पहली ये कि बिल्ली जिंदा है और दूसरी कि वो मर गई होगी। उसकी एक्सप्लेनेशन सुनकर क्यारा को एली की याद आ जाती है और वो रोने लगती है। डॉक्टर फॉर्नेट के पूछने पर वो उसे बताती है कि उसे उसकी बेटी की याद आ गई थी, वो मिसिंग है और अगर उसे इस फॉर्मूला के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसे उसकी बेटी को ढूंढने में जरूर कोई क्लू मिलेगा। इसीलिए मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। आप जॉन के बारे में और क्या क्या जानते हैं। डॉक्टर फॉर्नेट कहता है कि वो कोई सीक्रेट रिसर्च कर रहे थे लेकिन वो पूरी नहीं हुई और वो अपनी फैमिली के साथ ही गायब हो गए। सिर्फ उनकी एक बेटी बची थी। आपने जो इक्वेशन मुझे दी है ये एक अलग डायमेंशन को दर्शाती है, मुझे इसे समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। आप एक काम कीजिए, मेरा कार्ड रखिए, मैं जल्दी इस टॉपिक पर आपसे बात करूंगा। जिसके बाद क्यारा घर आ जाती है। फोन बेसमेंट में होने की वजह से क्यारा ने नया फोन ले लिया था और वो सिम कार्ड उसमें डालती है। तभी उसे डॉक्टर फॉर्नेट की कॉल आती है और वो पूछता है कि आप इतनी देर से फोन क्यों नहीं उठा रही। क्यारा बताती है कि उसका फोन खो गया था और वो अब नए फोन से बात कर रही है। लेकिन डॉक्टर फॉर्नेट कहता है कि पहली बार किसी ने फोन उठाकर 12, 13, 14 करके काउंटिंग की थी। वो कौन था? ये सुनकर क्यारा के चेहरे पर खौफ आ जाता है और वो कहती है कि वो फोन मेरे पास नहीं है। देन डॉक्टर फॉर्नेट कहता है कि बेसमेंट में जो इक्वेशन लिखी हुई है वो मैथ्स में एक डिफरेंट तरह की इक्वेशन है जिसे 12th सेंचुरी के एक आर्किमिस्ट ने तैयार किया था। ये किसी चीज को दर्शाती है। वो इस सब के बारे में बस इतना ही जान पाया है। साथ ही वो एक इम्पोर्टेंट जानकारी भी देता है कि बेल्जियम के एक बहुत बड़े घर में सेम यही इक्वेशन लिखी हुई है और इसी तरह वहाँ रहने वाली फैमिली भी गायब हो गई थी। ये सब सुनकर क्यारा शॉक्ड रह जाती है और फोन काट देती है। जिसके बाद क्यारा ब्रायन को बताती है कि हमारे दरवाजे पर जो सिंबल्स हैं वो हिब्रू लैंग्वेज में है। इसका मतलब ज्यूस मिथोलॉजी का एक समुद्री राक्षस है और ये एक बहुत बड़े खतरे को दर्शा रहा है।
लेकिन ब्रायन को अभी भी क्यारा की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्यारा उसे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ और भी दिखाना चाहती हूँ। ये कहकर वो ब्रायन को बेसमेंट में ले आती है। क्यारा कहती है कि देखो, हर सीढ़ी पर एक नंबर लिखा हुआ है, बट 10वीं सीढ़ी के बाद ये इक्वेशन लिखी हुई है। इस बारे में मैंने एक फिजिसिस्ट से पूछा था, उसने कहा था कि ये फॉर्मूला एक अलग डायमेंशन को दर्शाता है, और बिल्कुल ऐसी ही सेम इक्वेशन बेल्जियम के घर में भी लिखी हुई है, और वहाँ का रहने वाला परिवार भी गायब हो गया था। लेकिन ब्रायन को क्यारा की बातें बेकार लग रही थी एंड उसे गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो एक हैमर लेकर उस इक्वेशन को तोड़ने लगता है। दूसरी तरफ स्टीवन गेम खेल रहा होता है। तभी वो पोजेस्ड होकर एक अंधेरे से भरे कमरे की तरफ जाने लगता है। क्यारा ब्रायन को ऐसा करने से रोकती है। जब वो जमीन पर हैमर मार रहा होता है तब एकदम से जमीन वाइब्रेट होने लगती है। घर में पड़ा ग्रामोफोन भी अपने आप चलने लगता है एंड उसमें फिर से वही इक्वेशन चलने लगती है एंड आफ्टर दैट 1 2 3 करके काउंटिंग भी स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एली उसी अंधेरे से भरे कमरे में खड़ी होती है जहाँ से एली और स्टीवन ने ग्रामोफोन उठाया था, लेकिन वो दिखने में काफी डरावनी लग रही थी। एली को देखकर स्टीवन डर जाता है और वो जोर से मॉम डैड चिल्लाता है। दोनों जब उसके पास आते हैं तो वो बताता है कि मॉम, मैंने दीदी को उस कमरे में देखा था। ब्रायन अंदर जाकर देखता है तो एली वहाँ नहीं होती और वहाँ से सिर्फ उसे उसका मोबाइल ही मिलता है। ये सब होने के बाद अब ब्रायन को भी क्यारा की बातों पर विश्वास हो रहा था एंड वो भी डिसाइड कर लेता है कि उन्हें किसी भी तरह से एली को ढूंढना होगा। अब जॉन समेत उसकी सारी फैमिली गायब हो चुकी थी, सिर्फ उसकी बेटी रोज को छोड़कर। इसीलिए क्यारा रोज से मिलने जाती है, इस उम्मीद में कि उन्हें रोज से इस सब के बारे में जरूर कुछ न कुछ पता चलेगा। रोज से मिलने पर क्यारा उससे पूछती है कि आप जॉन की बेटी रोज है ना? मुझे पता है कि आपकी फैमिली भी उसी घर से गायब हो गई थी। मुझे आपके पुराने घर के बेसमेंट के बारे में जानना है। क्यारा कहती है कि आपके परिवार की तरह मेरी बेटी भी वहीं से गायब हो गई है। अगर आप इस सब के बारे में कुछ जानती हैं तो प्लीज मुझे बताइए। रोज एक नोटबुक पर क्रीचर का नाम लिखती है और उसे धरती पर लाने का बुरा काम उसके पिता जॉन ने किया था। वो कहती है कि एक बार उसका भाई बहुत बीमार हो गया था, जिसे उसके पिता ने ठीक करने की बहुत कोशिश की, मगर वो अपनी हर कोशिश में नाकामयाब रहे। जिसके बाद वो उसके भाई को ठीक करने में ब्लैक मैजिक का सहारा लेने लगे। क्यारा उससे पूछती है तो मेरी बेटी कहाँ है? क्या वो अभी भी उस बेसमेंट में ही है? रोज कहती है कि तुम्हारी बेटी घर के बेसमेंट में नहीं, बल्कि वो पूरा का पूरा घर ही बेसमेंट है। ये सुनकर क्यारा टोटली फ्रीज हो जाती है। क्यारा जल्दी से घर आती है। दूसरी तरफ घर पर ब्रायन उन सिंबल्स को देख रहा होता है। वो हर फोटो के सिंबल्स को जोड़ता है तो उसे एक स्टार का सिंबल मिलता है। तभी क्यारा भी वहाँ जाती है। इस स्टार वाले सिंबल पर थोड़ी और सर्चिंग करने पर उन्हें पता चलता है कि ये सिंबल डेविल को दर्शाता है। वहीं दूसरी तरफ स्टीवन अपने ड्रोन से खेल रहा था, लेकिन तभी उसका ड्रोन बेसमेंट में गिर जाता है। स्टीवन उसे लेने उसके पीछे जाता है। ब्रायन और क्यारा ग्रामोफोन चलाते हैं एंड वो रियलाइज करते हैं कि जब जब ग्रामोफोन में इक्वेशन चलती है तो बेसमेंट का पोर्टल खुल जाता है। यहाँ ग्रामोफोन में इक्वेशन चल रही थी और वहाँ स्टीवन भी 1 2 3 काउंट करता हुआ बेसमेंट की सीढ़ियाँ उतरता है। स्टीवन 10वीं सीढ़ी पर पैर रखकर अपना ड्रोन उठा लेता है। ग्रामोफोन में 11 12 13 करके काउंटिंग जारी होती है। तभी स्टीवन जोर से चिल्लाने लगता है। पूरे घर की लाइट्स ब्लिंक होने लगती हैं और फिर घर की लाइट चली जाती है। क्यारा और ब्रायन स्टीवन को पूरे घर में ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिलता। तभी स्टीवन की बॉल सीढ़ियों से लुढ़कती हुई आती है और दोनों को स्टीवन की काउंटिंग की आवाज सुनाई देती है, जहाँ वो 33 34 35 करके काउंट कर रहा होता है। जब ये स्टीवन को देखते हैं तो स्टीवन एक अंधेरे से भरी जगह में जा रहा होता है, लेकिन वहाँ जाने से पहले ही क्यारा उसे रोक लेती है। वो स्टीवन को अपने साथ ले आती है। ब्रायन स्टीवन के लिए पानी लेने जाता है। क्यारा जब स्टीवन की शर्ट उठाकर देखती है तो उसके पेट पर उसी डेविल का सिंबल होता है। क्यारा के पूछने पर स्टीवन उसे बताता है कि उसने वहाँ एक क्रीचर को देखा जिसके 7 सर थे और 10 सींग थे। जिसके बाद वो बड़े ही क्रीपी तरीके से हंसने लगता है और फिर से काउंटिंग शुरू कर देता है। क्यारा डर जाती है और ब्रायन को बुलाने जाती है। वहाँ ब्रायन भी काउंटिंग कर रहा होता है और बेसमेंट से बहुत ही तेज हवा आ रही होती है। क्यारा जाकर बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देती है और ब्रायन से काउंटिंग बंद करने को बोलती है। जिसके बाद ब्रायन उल्टी काउंटिंग करने लगता है एंड जब वो 3 2 1 करके अपनी काउंटिंग खत्म करता है तो कहता है कि वो आ गया है। बेसमेंट का गेट कोई बहुत जोर से पीट रहा होता है। तभी बेसमेंट का दरवाजा जोर से खुलता है और अंदर से बहुत तेज हवा आती है। तभी वो डेविल बेसमेंट की सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आ जाता है, जैसा देखकर क्यारा बहुत ज्यादा डर जाती है। उस डेविल के बेसमेंट से बाहर आते ही क्यारा दूसरी तरफ से बेसमेंट में जाती है, जहाँ उसे 10 नहीं बल्कि बहुत सी सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं। क्यारा पीछे मुड़कर देखती है तो वो डेविल भी उसे चेस करता हुआ उसके पीछे आ रहा था। क्यारा एली का नाम लेते हुए सीढ़ियाँ उतर रही होती है। उस डेविल से बचकर वो निकलती है तो उसे एक टनल यानी कि एक गुफा दिखती है, जहाँ से होती हुई वो एक जगह पर पहुंच जाती है। उस जगह करोड़ों ही लोग लाइन में चल रहे होते हैं। ये लोग एली की तरह दुनिया से गायब होकर यहाँ नर्क के रास्ते पर चल रहे होते हैं। जब क्यारा देखती है कि ये लोग 30 40 50 काउंट करने की जगह मिलियन बिलियन और ट्रिलियंस की काउंटिंग तक पहुंचे होते हैं, तो ये सब देखकर क्यारा पूरी तरह से शॉक्ड रह जाती है। क्यारा ये सोचकर रोने लगती है कि वो इतने लोगों में एली को कैसे ढूंढेगी, बट लकीली उसे एली के पैर पर बना हुआ टैटू दिख जाता है। अब क्यारा उसके पास जाकर उसे लाइन से खींच लेती है और उसे कहती है कि एली तुम्हें क्या हुआ है, मेरी तरफ देखो। पर उसके लाख बुलाने पर भी एली उसकी तरफ नहीं देखती। मे भी शायद वो पोजेस्ड है, इसीलिए क्यारा उसे उसी टनल के रास्ते से वापस ले आती है। दोनों सीढ़ियों के पास एक दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही क्यारा दरवाजा बंद करने लगती है तभी वो डेविल दरवाजा पकड़ लेता है। क्यारा अपनी टॉर्च से उसके हाथ पर मारने लगती है एंड किसी तरह से अपनी बेटी एली को बचाते हुए बेसमेंट से ऊपर ले आती है। कुछ देर के लिए एली पोजेस्ड रहती है, बट जल्दी ही वो होश में आ जाती है।
एली को देखकर ब्रायन और स्टीवन भी बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद एली और उसका पूरा परिवार तुरंत ही घर छोड़कर जाने लगते हैं। लेकिन जैसे कियारा घर का मेन दरवाजा खोलती है तो उसे फिर से अपने सामने बहुत सी अनगिनत सीढ़ियां दिखाई देती हैं एंड उसकी पूरी फैमिली फिर से 1 2 3 करके काउंट करने लगती है। और इस सब का अब सीधा मतलब यही बनता है कि ये लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। अगर आपको जॉन की बेटी रोज की बात याद हो तो उसने कहा था कि तुम्हारा बेसमेंट घर में नहीं बल्कि तुम्हारा पूरा घर ही बेसमेंट है। इट मीन्स ये घर पाताल यानी नर्क में है। अब बाहर की दुनिया में सभी लोग यही सोचेंगे कि कियारा की फैमिली यहाँ से चली गई होगी, लेकिन किसी को क्या पता कि उनके साथ क्या हुआ होगा। एंड इसी के साथ ये गूज बम्प्स देने वाली हॉरर मूवी यही एंड होती है। ड्रॉप डाउन योर कमेंट्स कि आपको ये खौफनाक मूवी कैसी लगी। If you enjoy this video, leave a like, do share and don't forget to subscribe our channel for more videos. Thanks for watching.